नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमैर। बरेली में कल जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ था। देखते देखते उपद्रव शुरू हो गया था। पथराव हुआ, फायरिंग की गई। ये उत्पात मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद काटा गया, जिससे आज योगी फोर्स ने एक्शन लिया और मौलाना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तो मौलाना को अरेस्ट किया, लेकिन सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी। ऐसी वार्निंग दी कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। साथ ही उन्होंने मौलाना तौकीर रजा का बिना नाम लिए कहा कि मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है। दंगाई जिस भाषा में समझेंगे, योगी फोर्स उसी भाषा में समझाएगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की जहरीली तकरीर के बाद शुक्रवार को बरेली में बवाल हुआ, तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। कह दिया कि सबका इलाज होगा। फिर क्या था, योगी फोर्स ने आदेश का अक्षरशः पालन किया। बरेली बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई। 7 एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा का नाम शामिल है। इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं, और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है। उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। बरेली हिंसा में तौकीर रजा समेत कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। करीब 2000 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद के नाम पर यूपी में चल रहे बवाल के बीच इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया था। नमाजियों से नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड से प्रदर्शन की अपील की थी। प्रदर्शन के दौरान बरेली में 4 जगहों पर बवाल शुरू हुआ, तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा था। हिंसा के दौरान 22 पुलिसकर्मी घायल हुए। कुछ पुलिस वालों को छर्रे भी लगे थे। सनातनी त्योहार के मौके पर यूपी में आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा भड़काने की साजिश की गई, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौलाना की गुस्ताखी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफी नहीं देने वाले हैं। कुल मिलाकर के तस्वीर आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से साफ हो गई। उन्होंने कहा कि मौलाना शायद भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, और ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। इस तरह के चेतावनी उन्होंने दी है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर पवन राव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं AIMIM के। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। फिलहाल मेहताब साहब, क्या इस बवाल को टाला जा सकता था, या फिर एक सांकेतिक तरीके से मैसेज दिया जा सकता था? जो मैसेज देना चाहिए था वो मैसेज क्या शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाया जा सकता था? जी अब दे रहे हैं ना, वो बयान मुख्यमंत्री जी को पहले दे देना था। 5 तारीख से ये बवाल हुआ है, कोई भी बयान मुख्यमंत्री जी का नहीं आया। आज एक बात तो हमने समझ ली है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को टारगेट करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक मकबरे के ऊपर कितने आतंकियों ने चढ़ के इस्लामिक झंडा उतारा, तोड़ फोड़ मचाई। पुलिस ऐसे खड़ी हुई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे बारातियों का स्वागत करने के लिए खड़े होते ना, वैसे खड़े होते। किसी पर डंडा नहीं चलाया, किसी पर लाठी नहीं चलाई, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक बार भी बयान नहीं आया कि हम उन्हें ये दिखा देंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सख्ती का एक ऑर्डर ही नहीं करा। क्यों नहीं करी भाई सख्ती उनके लिए? एक धर्म के लिए तो आप कहते हो कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और उनको होना चाहिए उनकी 3 पीढ़ियां याद रखेंगी कि योगी जी की सरकार है। भाई यही काम आप उनको भी करते हैं ना, जो किसी के धार्मिक स्थल पे जाके झंडे फहराते हैं, उधम मचाते हैं, और पुलिस चुप
रही है, किसी को डंडा तो मारना दूर, ऐसा स्वागत करती है जैसा बारातियों का करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। तो आप एक तरफा एक धर्म को टारगेट करके राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और फिर आप हमसे पूछते हैं कि हंगामा क्यों? अरे जब एक किसी चीज को आप दबाते रहोगे कि एक वक्त वो आएगा कि वो परेशान हो जाएगा। डर उतना फैलाओ जितना सामने वाला। मेहताब जी क्या दबाया जा रहा है अभी तक? फैलाओ कि मेहताब जी निकल जाए लोगों के दिमाग से। मेहताब जी क्या दबाया जा रहा है अभी तक, किस तरीके से दबाया जा रहा है? सर आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कब कहा कि जिन्होंने उस मकबरे पे झंडा फहराया, जिन्होंने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ मचाई और पुलिस चुप होकर खड़ी देख रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? उनके खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करा कि हम 4 पीढ़ी याद रखें, ऐसा सजा देंगे? उनके लिए क्यों नहीं बोला? नहीं, एक मामले का आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ एक मामले का जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप जनरलाइज करेंगे तब तो बात समझ में नहीं है। जिक्र करूंगा जिसपे कार्रवाई नहीं हुई, अभी हाल फिलहाल का मामला है वो। आप सिर्फ और सिर्फ एक बैनर के ऊपर इतने लोगों पे एफआईआर कर। ठीक है, छत्रपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद हैं आप, बीजेपी सांसद। छत्रपाल जी स्वागत है आपका आप जी मीडिया पर। ये जो कल बवाल हुआ, आपको क्या लगता है, क्या सुनियोजित साजिश थी, जानबूझ करके बवाल की तैयारी पहले से कर ली गई थी? जी हाँ, सुनियोजित साजिश थी। 2-3 दिन पहले से हम लोग देख रहे थे शहर में जगह जगह आई लव मोहम्मद उसका स्टिकर और वो कुछ बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह ऐसे लग रहे थे और उससे लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अभी 2 दिन पहले बरेली का ही है एक नफीस नाम है, नफीस नाम का, उसने भी एक गलत ढंग का स्टेटमेंट दिया और बदतमीजी की बात बोला, इंस्पेक्टर को हाथ काटूंगा क्या करेगा, ऐसा बोल रहा था, जानबूझकर बोला जा रहा था। और उसी पे से अभी परसों यहाँ पर हमारे यहाँ के बरेली के बड़े नेता हैं मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं शुक्रवार को वहाँ मीटिंग बुलाई है, मीटिंग बुलाऊंगा और वहाँ पर तब वहाँ उनके बीच में कुछ बातचीत करेंगे। इस ढंग का तो वहाँ पर प्रशासन को शक हुआ, प्रशासन ने उनसे कहा, हमारे जिले के सब अधिकारियों ने, कि भाई बिना परमिशन के आप कैसे करेंगे, आप बिना परमिशन के कोई जुलूस और कोई भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते जी। तो इसने फिर लिख के दिया, मौलाना ने लिख के दिया, हाँ नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी, और हम कोई इस ढंग का कोई कदम नहीं उठाएंगे, इस ढंग का लिख के दिया परसों शाम। और उसके बाद कल सुबह ही फिर इसने अपना एक सोशल मीडिया के माध्यम से स्टेटमेंट जारी कर दिया, हाँ जैसा कार्यक्रम ऐसा ही होगा, और वो सब किया इसने। और पुलिस प्रशासन फिर सतर्क था कि कहीं करने न लगे इस ढंग का हरकत, बैरियर जगह जगह लगा दिया था। और इसने जुमे की नमाज पढ़ने के बाद इसने भीड़ को बुलवा लिया। वो आज जाने की वो एक निश्चित पॉइंट है इस्लामिया कॉलेज, वहाँ पर उस भीड़ को इकट्ठा करने का प्रयास किया जी। वहाँ पर गए लोग, बैरिकेडिंग तोड़ के वहाँ जाने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने रोका, मना किया और इतने में से ही फिर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी छत्रपाल जी एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि भाई 90% लोग जो है जुमे की नमाज के बाद घर लौट गए, लेकिन 10 से 5% लोग रह गए, रुक गए और कहीं से आए। ये कौन लोग थे, आप कुछ बता सकते हैं, जो वहां पर रहे और जिन्होंने प्रदर्शन में शिरकत की और बवाल किया? अब ये कौन है हम तो नहीं बोल सकते, ना हम पहचानते हैं। हाँ। और फिलहाल भीड़ थी, ठीक ठाक भीड़ थी, और अगर 90% चले गए हैं तो फिर अंदाजा लगता है भीड़ को देखकर कि जो चले गए हैं वो होते तो फिर जरा बरेली का क्या हाल होता। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग करके इनको सबको हटाने की कोशिश किया, पत्थरबाजी भी की, एक आध दो जगह पता चला 6-7 पॉइंट पर कहीं गड़बड़ हुआ था और वहाँ पता चला कहीं पर फायरिंग वगैरह भी कर दिया। ऐसा भी हुआ, एक पुलिस के लोगों पर चोट लगा, 15-20 लोगों को चोट भी लगी। ठीक है, वर्दी फाड़ दिया, कुछ ऐसा कर बदतमीजी हुआ। ठीक है छत्रपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सी मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो छत्रपाल जी स्थानीय सांसद हमारे साथ जुड़े थे, वहां पर कल क्या हालात बने, क्यों हालात बने, इस पर वो बातचीत कर रहे थे। राजेश चौधरी भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। राजेश चौधरी साहब, कल क्यों ये बवाल हो गया? तरीके से बवाल किया गया
और जिस दिन इनकी नमाज का दिन होता है उसी दिन ये सारे उपद्रवी उपद्रव करने का काम करते हैं। और मुझे लगता है वेल प्लानिंग ये उपद्रव था, जबकि बरेली से तो कोई मतलब ही नहीं था इस दंगे का या किसी ऐसी घटना का। जहां तक जिस बहाने को लेकर के दंगा किया गया उसके विषय में यदि मैं बात करूंगा तो आइलम मोहम्मद के चक्कर में ये सब किया है। तो इनको तो किसी ने आइलम मोहम्मद करने से रोका नहीं है। भाई जितने आप इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, आई लव मोहम्मद करो या आई लव अल्लाह करो या आई लव नमाज करो या आई लव जो भी करना चाहते हो आप करने के लिए स्वतंत्र। तो भारत का संविधान आपको इसकी परमिशन देता है। पर यदि आप आई लव मोहम्मद का बैनर किसी दूसरे धर्म को मानने वाले के यहाँ लगाओगे जाकर के तो दिक्कत होगी ना साहब, उसमें परेशानी होगी। कोई मुझसे कहने लगे तो मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता अपने आराध्य के अलावा किसी दूसरे को। मैं तो नहीं राजेश जी आप कह रहे हैं कि भाई आई लव मोहम्मद कहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानपुर में बवाल हुआ और एफआईआर हुई, उसकी आड़ में लोग गलतफहमी फैला रहे हैं और वो गलतफहमी अभी तक खत्म नहीं हुई। ऐसा क्यों है राजेश जी? देखिए ये लोग इस उत्तर प्रदेश को दंगे में झोंकना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो एक मॉडल है पूरे देश और दुनिया के अंदर। उसको खराब करना चाहते हैं। योगी जी को पहचाना जाता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो ये चाहते हैं कि दंगा हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राज में तो ये दंगा ही करते थे। 1135 से अधिक दंगे उन्हीं के शासनकाल में हुए 2012 से 2017 तक लेकर के। केवल कैसे उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश आ रहा है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए। पर ये भूल जाते हैं कि योगी बाबा की सरकार है, ये सेकना ठीक से जानती है, इलाज करना ठीक से जानती है। याद करेंगे जो कानून को हाथ में लेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, उसी की भाषा में। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से बम्बई बरेली के अंदर बवाल किया गया तो बवालियों को उन्हीं की भाषा में ठीक कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। योगी बाबा को याद कर रहे होंगे। ठीक है राजेश जी, मैं लौटता हूं। धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र साहब, जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसे किस तौर पर देखते हैं? बवाल के बाद जो कार्रवाई हुई उसे कैसे देखते हैं आप? बवाल हुआ है इसकी जो जवाबदेही है, कानून व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था कायम है। ये तो कानून व्यवस्था फेल का उदाहरण आपको दिखा बरेली के अंदर। और जो राजेश जी कह रहे हैं बरेली में किसने पत्थर चलाया उसके विजुअल्स आपको दिखाना चाहिए, और क्यों पत्थर चलाया उस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई दंगा कर रहा है तो उस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक शांतिपूर्ण तरीके से कोई मेमोरेंडम देना चाहता है, कोई निहत्था और निर्दोष हो, उस पर बर्बरता से आप लाठी चला दोगे, उसका सर फाड़ दोगे, उसका खून निकाल दोगे, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़ दोगे। जो अपराधी है, जो दंगाई है, जो इस तरह के काम में लिप्त है, उसको आप सजा दो, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर पूरे घटनाक्रम को आप देखोगे तो बहराइच में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगा है। तो दंगाओं का इतिहास और भाजपाइयों का इतिहास बिल्कुल एक जैसा है। भाजपाइयों का डीएनए दंगाइयों का डीएनए के बराबर है। अगर आप संभल में जाएंगे, संभल में जो सर्वे होना था, सर्वे एक बार हो चुका, शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका। समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद ने जाकर के करवाया भी, जब शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शांति कहाँ अच्छा लगता है? भारतीय जनता पार्टी को तो दंगा अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश, पूरा देश जलने लगे वो अच्छा लगता है। लेह लद्दाख में क्या हुआ नहीं बताएंगे उसके बारे में, केरला में क्या हुआ उसके बारे में नहीं बताएंगे। जब तुम युवाओं के सपनों को कुचलोगे तो जो उनके खून पसीने के पैसे हैं, उससे जो आपने अपनी भ्रष्टाचार की इमारत बना रखी है, लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। अब उसको आप अगर दूसरा एंगल देना चाहते हो तो आपको मुबारक हो। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में जो बरेली में हुआ, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें जो डीएम और एसएसपी दोनों आपस में विरोधाभास थे। डीएम चाहते थे लाठीचार्ज हो, एसएसपी चाहते लाठीचार्ज ना हो, क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे थे। वो मेमोरेंडम देना चाह रहे थे। जमे की नमाज के बाद इस्लामिया कॉलेज में जाना था उन्हें, और वहां से एक मेमोरेंडम देके वापस आना था। तो उसमें पुलिस प्रशासन मिल करके अगर उनसे बात कर लेती, ठीक है आप अपना मेमोरेंडम देना चाहते हैं, आप मुझे दे दीजिए, हम सरकार को पहुंचा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहचान करके वो पुलिस को, प्रशासन को एक धर्मेंद्र यादव साहब, क्या 3000 4000 लोग मेमोरेंडम देने जाते हैं? क्यों नहीं जाते? 3 लाख लोग जाते हैं। भारत डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आप लक्ष्मण मेला मैदान में कितने लोग गए थे बताना मुझे। लक्ष्मण मेला मैदान में जब वहां एंटी वो हुआ था, आपका जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ था, कितने लोग बैठा हुए थे बताइए? तो क्या उसमें आप गोली चलवा दोगे, लाठी चलवा दोगे, किसी की जान ले लोगे?
डेमोक्रेसी में आपको अपनी राजेश जी, क्या इस मेमोरेंडम की और वहां से जुलूस निकाल करके तिराहे से फिर इस्लामिया ग्राउंड जाकर के और उसके बाद जिलाधिकारी दफ्तर तक जाने की इजाजत थी क्या प्रदर्शनकारियों को? राजेश जी जल्दी से, और धर्मेंद्र यादव जी ने जो बातें कही उस पर छोटा छोटा रिएक्शन जल्दी से। यादव जी बहुत सफाई के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, एकदम गलत बयानी कर रहे हैं। कोई मेमोरेंडम देना हो, कोई जुलूस निकालना हो, कहीं धरना करना हो, बात सही है, लोकतांत्रिक अधिकार है, पर उसकी सूचना दी जाती है, उसकी परमिशन ली जाती है। और मैं धर्मेंद्र भाई से पूछना चाहता हूं कि भाई शुक्रवार को ही क्यों करते हो सब? उसी दिन जिस दिन जुमे की आपकी नमाज होती है उसी दिन उपद्रव के लिए करोगे। और जहां तक दंगाई बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, भाई इतिहास आपका दंगों का रहा है। हमारे शासनकाल को देख लो, 2017 से लेकर के 2025 तक, और आप अपना 2012 से 2017 उठा लो, 1150 के लगभग दंगे हुए हैं आपके यहाँ। सबसे पहला दंगा मेरे यहाँ मथुरा कोसी में ही हुआ था, और केवल इस बात पे हुआ था कि वहां पानी मस्जिद के मैं जवाब दूंगा। हाँ धर्मेंद्र ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए मौका दूंगा। तो ये खुद ही दंगा करवाने वाले लोग हैं। इनको मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से दूर रखना है, उनको यूनाइटेड रखना है, उनको बहका के रखना है, तो उनकी राजनीतिक रोटी केवल दंगे में ही सिकती है। ठीक है राजेश छोटा छोटा रखेंगे। धर्मेंद्र यादव साहब छोटा सा जवाब, उसके बाद AIMIM से हमारे साथ अम्बेडकर जी जुड़े हुए, उनसे बातचीत करूंगा मैं। जल्दी से राजेश जी। धर्मेंद्र जी, मैं राजेश जी को ये बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और प्रदेश के अंदर 2014 से लेकर 2020 तक 4,07,000 छोटे मोटे दंगे और बड़े दंगे सारे मिला करके 4,07,000 दंगे NCRB के आंकड़ों में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन राजेश जी को पढ़ाया नहीं जाता है। राजेश जी को तो जो ऊपर से वाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आता है वही बोलना है इनको। ना इनको आंकड़े से मतलब है, ना NCRB से मतलब है, ना भारत सरकार से मतलब है। इन्हें क्या करना है कि धर्म की आग में देश और प्रदेश को जलाना है। जब तक धर्म की आग लगेगी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। जब इस तरह का कोई जुलूस निकल, जो कह रहे हैं कि भाई फ्राइडे क्यों होता है, संविधान में कहीं लिखा है क्या फ्राइडे को नहीं जुलूस निकालना है, या फ्राइडे को हम मेमोरेंडम नहीं दे सकते हैं, फ्राइडे को हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से? ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन ये लोग ना संविधान को मानते हैं, ना समाज को मानते हैं। समाज में नफरत घोल करके समाज और देश को जलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आतुर रहती है। ठीक है, जब देश जलता है, समाज जलता है। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आ रहा हूं, बाकी मेहमान भी उनके पास जाना है। बबन राव साहब, ये बवाल क्यों हुआ और क्या इस बवाल को टाला जा सकता था? बिल्कुल टाला जा सकता था। अगर शासन प्रशासन चाहता तो निश्चित रूप से टाला जा सकता था। एक कहावत है ना कि सरकार अगर चाह लेना तो एक पंछी भी पर नहीं मार सकता है। तो ये निश्चित रूप से जो है शासन की जो है नाकामी है, जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था कि आज योगी साहब ने बड़ा बेहतरीन स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट मैं आपको सुना दूं तब मैं अपनी बात रखूंगा तो ज्यादा बेहतर आएगा। योगी साहब ने कहा कि अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उन्हें, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कि कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि किसका शासन है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये वक्तव्य तो बहुत शानदार है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जब फतेहपुर का जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आह्वान करता है, एक हफ्ते से आह्वान करके फतेहपुर के मकबरे पर किस तरह से लोगों की भीड़ जमा करता है और वहां पर पुलिस की लाठियों में जंग लग जाता है, शासन प्रशासन पूरी तरह से शिथिल नजर आता है। और योगी साहब का वक्तव्य, फतेहपुर में जितने भी लोग वहां पर FIR में दर्ज हैं, जिनके नामजद हैं, आज तक उनकी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितनी गिरफ्तारियां हुई भारतीय जनता पार्टी बता दे, कितनी जो है उनके ऊपर बुलडोजर चले ये भी बता दे। क्या अब वहां का जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का मुखलाल पाल, क्या आज तक उसकी गिरफ्तारी हुई? योगी साहब ने बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट दिया। आगरा में जब करड़ी सेना नंगी तलवारें लेकर के एक सांसद के घर पर चली जाती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यति नरसिंहानंद किस तरह से खतरनाक बयान देता है और इस उत्तर प्रदेश की धरती पर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है और योगी के साथ साथ चलता है। ये कैसा शासन है, इस बात को भी तो समझना चाहिए। और ताजा उदाहरण विनय कटियार साहब का ले लीजिए। उन्होंने किस तरह से कहा कि मुसलमानों को अयोध्या से बाहर निकाल दिया जाए। किस तरह का धार्मिक उन्माद उत्तर प्रदेश की धरती पर चल रहा है। अगर बरेली में ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनको रोका जा सकता था। आपके बीच में सांसद साहब ने बड़ी बात कही। LIU से भी ज्यादा जानकारी सांसद साहब के पास है।
उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले से ये सारे इनपुट आ रहे थे कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। एलआईयू के पास कोई जानकारी नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास इतनी जानकारी थी। तो इस दंगे को, जिसको दंगा कहा जा रहा है, ये शासन के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है उन लोगों को जिनके साथ इस तरह की भावना का जो है। राजेश जी जवाब दीजिए, एक वर्ग को सताया जा रहा है क्या? आप लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए इनका जो चश्मा है ना, उसका कलर हरा है, उसी हरे चश्मे के कलर से ये लोग देखते हैं। आप ये बताओ, अरे आप अपने कौन बर्क करता है? देखिए फतेहपुर में कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, ये आप मीडिया में बताइए ना, पूरा देश आपको सुन रहा है। ये आप मीडिया में बताइए फतेहपुर में कितनी गिरफ्तारियां हुई। मैं आपको उनके ये एफआईआर कॉपी दिखा रहा हूँ, उनके नाम बता रहा हूँ, कितनी एफआईआर पर कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई। बीच में बोल सकता हूँ, मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, आवाज मेरी आप इस कमजोर पर नहीं है, जवाब दे दीजिए, आप इस पर जवाब दे दीजिए, मैं आपको धन्यवाद कहूंगा। आप इस पर जवाब दे दीजिए फतेहपुर पर, मैं धन्यवाद। डॉक्टर राव आप सुन लेते हैं ना, डॉक्टर राव, डॉक्टर पवन राव सुन लेते हैं। हाँ कहिए। सुनिए ना पवन जी, आप बोल रहे थे, मैं तो बोला नहीं बीच में, मैं सुन रहा था ना आपको। तो धैर्य रखिए, धैर्यपूर्वक दूसरे की बात सुनने की आदत डालिए, अच्छी आदत है ये किसी भी प्रवक्ता के लिए। तर्कपूर्ण जवाब तो देंगे, सुनेंगे। ये हरा चश्मा और भगवा चश्मा नहीं चलेगा। आप जो चाहोगे वो थोड़ा ना बोलूंगा मैं, आप जो चाहोगे वो थोड़ा बोलूंगा। मेरा जवाब सुनिए, मेरी पार्टी की लाइन सुनिए। अरे उत्तर प्रदेश की जनता सुनना चाहती है, फतेहपुर में क्या हुआ, फतेहपुर में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। बढ़ा करके, मूंछें कटा करके, जालीदार टोपी पहन करके, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन करके, हाथ में छुरा और पत्थर और कट्टे तमंचे लेकर के जो सड़क पे निकल करके आएगा, तो योगी जी की भाषा में ही उसका इलाज किया जाएगा। पवन जी ठीक कर देंगे हम उसको। क्या हुआ? विजुअल्स देखे होंगे आपने, विजुअल्स देखे होंगे किस तरह से पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं वो उग्रवादी, वो जो दंगाई हैं। तो दंगाइयों को डंडे की भाषा समझ में आती है, दंगाइयों को डंड की ही समझ में आती है, और उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए, एक एक को खुद लाएंगे। बिल्कुल डंडे की भाषा को समझाइए, बिल्कुल डंडे की भाषा से समझाइए। फतेहपुर में क्यों नहीं डंडे की भाषा चली? राजनीतिक रोटी फतेहपुर में डंडे की भाषा खत्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश को दंगे में झोंकना चाहते हैं, उनको भी खींच लाएंगे, उनको भी जेल के अंदर डाला है, गिरफ्तार किया है ना आबाद करने वालों को, उनका भी इलाज होगा। कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है, किसी दंगाई को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। आपको वोट बैंक की राजनीति करनी होगी, समाजवादी पार्टी को वोट बैंक की राजनीति करनी होगी, हमको वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी। चलिए वोट बैंक की राजनीति बीजेपी नहीं करती है। राजेश जी कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से धर्मेंद्र साहब एक करके। राजेश जी राजेश जी कुछ इस तरह से बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, वो जैसा लगता है कि सूबे का मुख्यमंत्री नहीं है, किसी गिरोह के सरगना हो, किसी गैंग के सरगना हो और लाठी लेके चल रहे हो, गोली बंदूक लेके चल रहे हो, जैसे कोई घटना होगी तुरंत गोली चला देंगे योगी जी। ये कानून का राज नहीं है। कानून की परिभाषा पहले समझिए और पढ़िए, तब जाके आपको पता चलेगा क्या चलेगा। जिस युवाओं पर आप गोली चला रहे हैं ना, यही उत्तर प्रदेश और भारत है। भारत सरकार ने डीएसटी के जो शोधार्थी हैं उनका स्कॉलरशिप बंद कर दिया है। ये अब विद्यार्थी शोध नहीं कर पाएंगे, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, और उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा है कि आगे रामनवमी और दशहरा मना ले, दीपावली मना ले, ये भगवान ही जाने कैसे मनाएंगे। तो ये युवाओं के सपनों के एक तरफ मंत्रालय से शोधार्थियों के पैसे बदले कुचल रहे हैं, एक तरफ डंडा मार करके आपके बरेली में कुचल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो पूरा देश जानता है। जब रामजी लाल सुमन के घर पे आगरा में कड़ी सेना वाले लाइव फुटेज डाल के, लाइव वीडियो डाल के जब उनके घर पे पहुंच गए, उनके घर पे जानलेवा हमला कर दिया, घर में तोड़फोड़ मचा दी, गाड़ी तोड़ दिया, तब योगी आदित्यनाथ के डंडे कहां चले गए थे? ठंडे बस्ते में चले गए थे क्या? राजेश जी बताइएगा। तब आपके डंडे काम नहीं करते हैं। ये जो दोहरा मापदंड आप अपना रहे हो ना, आपका हद ऐसे होगा जैसे लेह में लोगों को समझ में आया। जेन जी जो समझ रहा है ना आपके बारे में, वो जेन जी पूरे अच्छे से समझ रहा है कि पिछले 11-12 सालों में आपने किस तरह से उनके सपनों को कुचल दिया, उनके आगे के भविष्य को बर्बाद कर दिया, शोधार्थियों के आपने पैसे काट लिए, और जो आपके सेक्रेटरी हैं डीएसटी के, उनको बोनस मिल रहा है। धर्मेंद्र जी, जो लेह में हिंसा हुई, क्या उसका समर्थन करते हैं आप? जेनजी के समर्थन में पूरा विपक्ष दिखाई देता है, लेकिन हिंसा के समर्थन में क्या विपक्ष है? आप लोग भी हैं?
अब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन देश के युवाओं के जो सपने हैं, जो शरणार्थियों के पैसे आपको चलिए सर, मैं रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। बरेली से बड़ी खबर है, मौलाना तौकीर रजा की जेल बदल दी गई है। बरेली जिला जेल से फर्रुखाबाद जेल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा की जेल बदली गई है। राजेश जी, आखिर ये कदम क्यों, आप इंटरनेट भी बंद किया जा रहा है, मौलाना तौकीर रजा की जेल बदल दी गई, दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया, बरेली में ये सब एक्शन क्यों लिया जा रहा है, क्या वजह है? देखो, ये बहुत बड़ी साजिश है और कुछ लोगों की राजनीतिक रोटी इसी से सिकती है। तो कैसे भी शांति स्थापित करनी है ना, हमारा काम शांति स्थापित करना है, कानून व्यवस्था लागू हो ठीक प्रकार से, उसकी चिंता करनी है। तो जो अधिकारियों को उपयुक्त लगता है शांति स्थापित करने के लिए वो करते हैं। पर मैं दूसरी बात और कहूंगा, मेरी एक बात सुन ली जाए। आप आई लव मोहब्बत में दंगा कर रहे हो, आप आई लव की बात कर रहे हो, करिए ना, अपने घरों पे खूब लगाइए, पर दूसरी तरफ आप अपनी दुकानों में भी लगा दीजिए। जो आपके प्रतिष्ठान है, चाहे पान की दुकान है, चाहे परचून की दुकान है, चाहे होटल आप चलाते हो, वहां भी आई लव मोहब्बत एक बार लिख दीजिए ना। आई लव मोहब्बत वहां लिख दीजिए। वहां तो पंडित जी का ढाबा चलाएंगे, वहां तो बैचलर ढाबा चलाएंगे, और यहाँ पर आई लव मोहब्बत लिखेंगे। जब आई लव मोहब्बत से अपना इतना ही प्यार है तो एक स्टिकर अपनी दुकान पर भी साट दो ठीक से, वहां नहीं लिखेंगे। वहां तो धोखे में रख करके दूसरे धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट करने ठीक है। का काम तो करोगे। राजेश चौधरी साहब कह रहे हैं अपनी दुकानों के सामने भी आई लव मोहम्मद लिख दीजिए, क्योंकि ये कम से कम आइडेंटिफाई हो जाए कि आई लव मोहम्मद यानी यू लव मोहम्मद है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने, एक बड़ी खबर बता देते हैं, बरेली हिंसा जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हिंसा की जांच के लिए SIT गठित की गई है। SP सिटी की अगुवाई में ये जांच होगी और जांच के बाद पता चलेगा कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी और साजिश में कौन कौन से लोग शामिल थे। चलिए, तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बरेली के हर एक अपडेट पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक बहुत